दोस्तों नमस्कार। उम्मीद है आप सबके जीवन में सब कुछ कुशल मंगल चल रहा है। आजकल चुनावों की बात हम कर रहे हैं। 1 जून भी नज़दीक आते जा रहा है। ये वो तारीख है जब हम अपनी लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी से एक ऐसे कैंडिडेट को वोट देंगे जिस पर हमें भरोसा है कि वो हमारे और हमारे क्षेत्र के विकास के लिए अपना 100% देने के लिए तैयार है, जो हमारे मुद्दों को मजबूती के साथ आगे रखेगा। लेकिन इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि हम सिर्फ उस कैंडिडेट के नाम को और उसकी पार्टी को नहीं जानते हो, उस कैंडिडेट के बारे में भी जानते हो, उस कैंडिडेट के काम के बारे में भी जानते हो, ताकि हम बिल्कुल जागरूकता के साथ अपनी उंगली को नीले रंग से रंग सकें। हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीटें हैं और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिमला लोकसभा सीट के कैंडिडेट्स के बारे में। ये सीट एससी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड है और आज के समय में शिमला में 2 टक्कर के कैंडिडेट्स जो हैं वो हैं बीजेपी से सुरेश कुमार कश्यप और कांग्रेस से विनोद सुल्तानपुरी। और आज हम इनके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे, इनके काम के बारे में जानेंगे और इनकी कंस्टिट्यूएंसी को लेकर इनका क्या विजन है वो भी जानने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सुरेश कुमार कश्यप की। भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं, आज के समय में शिमला लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से सांसद भी हैं और सिरमौर के पपलाहन में जन्म हुआ इनका। इनकी पत्नी का नाम है श्रीमती रजनी पुंडेर और इनके एक बेटे भी हैं। 53 वर्ष इनकी आयु है। इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इनके पास 3 मास्टर्स की डिग्री है, मास्टर्स इन इंग्लिश, मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर्स इन टूरिज्म मैनेजमेंट। उसके बाद इन्होंने एमफिल की डिग्री भी हासिल की है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। इनके करियर की अगर बात की जाए तो सन 1988 से 2004 तक इन्होंने भारतीय वायुसेना में नॉन कमीशन ऑफिसर के तौर पर अपनी सेवाएं दी है। उसके बाद सिरमौर के पच्छाद से ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल मेंबर बनकर इनकी पॉलिटिकल करियर की शुरुआत होती है। 2006 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया और उसके बाद ये बीजेपी एससी मोर्चा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने। उसके बाद स्टेट जनरल सेक्रेटरी रहे। 2012 में इन्होंने सिरमौर के पच्छाद से एमएलए के इलेक्शन को लड़ा, उसमें जीत गए। 2017 में फिर से जीते और 2019 में ये शिमला लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से सांसद की दौड़ में उतरे और उसे भी जीत गए। और 2024 में फिर से शिमला कॉन्स्टिट्यूएंसी से, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से सांसद के लिए अपना नामांकन भरा है और फिर से इस दौड़ में उतरे हैं। अब बात करते हैं कि हमारे कैंडिडेट के पास संपत्ति कितनी है, इनके धन, इनके मूवेबल इमूवेबल एसेट्स, इनकी लायबिलिटीज कितनी है, ये जानते हैं। एज ऑफ 31 मार्च 2022-2023 में इन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न में अपनी इनकम शो की है 27,73,200 रुपये। इनकी इनकम 2018-19 में थी 16,56,900 रुपये। इनकी धर्मपत्नी की बात करें तो साल 2022-23 में 14,31,780 रुपये की इन्होंने इनकम शो की थी, जहां पर 2018-19 में इन्होंने 7,10,920 रुपये अपनी इनकम शो की थी। अब बात करते हैं इनके मूवेबल एसेट्स के बारे में। इनके पास ज्वेलरी, व्हीकल, इनके बैंक में पैसा, इन सब को मिलाकर इनके पास कितनी संपत्ति है। तो हमारे कैंडिडेट के पास आज के समय में मूवेबल एसेट्स हैं टोटल 62,60,000 से ऊपर के और इनकी पत्नी के पास 60,49,000 से ऊपर के मूवेबल एसेट्स हैं। इमूवेबल एसेट जैसे कि इनकी एग्रीकल्चर लैंड हो गई या फिर इनकी अपनी रेजिडेंशियल लैंड है या फिर कंस्ट्रक्शन में जितना पैसा खर्च हुआ है, तो उन सब को मिलाकर आज की करंट मार्केट वैल्यू 2,50,00,000 से ऊपर की है और इनकी पत्नी की संपत्ति की वैल्यू 52 लाख तक की है। इनके बेटे के पास भी 18,50,000 से ऊपर के इमूवेबल एसेट्स हैं। लायबिलिटीज़ जैसे कि हाउस लोन हो गया या फिर इन्होंने किसी और तरह का लोन लिया हो, लोन फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहीं से लिया हो, तो 51 लाख से ऊपर की लायबिलिटीज सुरेश कुमार कश्यप जी की हैं। सुरेश कश्यप पर कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं हैं। और अब हम बात करते हैं कि सांसद के तौर पर इनकी पार्लियामेंट्री एक्टिविटीज़ कैसी रही। 2019 में सुरेश कश्यप शिमला लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से सांसद बने और उसके बाद इन्होंने डिफरेंट पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर के तौर पर भी अपनी भूमिका निभाई है। पार्लियामेंट्री कमेटी जैसे कि कमेटी ऑन लॉ एंड जस्टिस, कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर, पब्लिक ग्रीवांस एटसेट्रा, इन सब के ये मेंबर्स रहे हैं।
और जब हमारे सांसद पार्लियामेंट में जाते हैं, डिफरेंट सेशंस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वहाँ पर इनकी अटेंडेंस भी लगती है। सुरेश कश्यप की PRS इंडिया की वेबसाइट के अकॉर्डिंग 1 जून 2019 से 10 फरवरी 2024 तक की टोटल अटेंडेंस है 84%। नेशनल एवरेज अटेंडेंस की रही है 79% और स्टेट एवरेज है 84%। सुरेश कश्यप ने टोटल 16 डिबेट्स की हैं। नेशनल एवरेज डिबेट्स की है 46.7% और स्टेट एवरेज है 11.3%। PRS इंडिया की वेबसाइट्स पर यह भी देखा जाता है कि कौन सांसद अपने कार्यकाल में कितने क्वेश्चंस पूछता है। सुरेश कुमार कश्यप ने इस ड्यूरेशन में 63 क्वेश्चन पूछे हैं, जिनमें से एक स्टार्ट क्वेश्चन था, बाकी सब अनस्टार्ट क्वेश्चन थे। क्वेश्चंस जैसे कि रेल कनेक्टिविटी टू पौंटा साहिब एंड काला अम्ब, कंस्ट्रक्शन ऑफ मेडिकल कॉलेज इन नाहन, मेडिकल डिवाइस पार्क एटसेट्रा। और इन क्वेश्चंस की काफ़ी लंबी लिस्ट आपको पूरी इस वेबसाइट पर मिल जाएगी। लेकिन नेशनल एवरेज क्वेश्चंस पूछने की जो है वो है 210 और स्टेट एवरेज है 46 क्वेश्चंस की। तो ये सब डिटेल्स की पार्लियामेंट्री एक्टिविटी कैसी रही है हमारे सांसद की, ये भी जानना हमारे लिए ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं इनके किए गए कामों की। पंजाब केसरी के साथ एक इंटरव्यू में इन्होंने अपने कई काम गिनवाए हैं। अगर हम जिला शिमला की ही बात करें तो यहाँ 2600 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला सुन्नी डैम प्रोजेक्ट, जो सावड़ा कुडू का हाइड्रो प्रोजेक्ट है, 2080 करोड़ रुपए उसके लिए सबमिट हुआ। ठियोग का बाईपास एक बड़े लंबे समय से जिसकी डिमांड थी, उसका इसी कार्यकाल में पैसा भी स्वीकृत हुआ और उसका हाटकोटी से लेकर और शिलाई पौंटा साहिब तक ग्रीन कॉरिडोर नेशनल हाईवे आज उसका काम चल रहा है और काफी काम हो भी गया है। तो शिमला में ढली टनल अंग्रेजों ने बनाई थी, स्मार्ट सिटी भारतीय जनता पार्टी ने शिमला को दी, और दूसरी टनल का निर्माण जैसे कि सोलन में मेडिकल डिवाइस पार्क हमको ना लगा, सोलन में ही चंडीगढ़ से बद्दी, पिंजौर से बद्दी रेलवे, चंडीगढ़ से बद्दी परवाणु से जो शिमला फोल है उसके काम को तेजी के साथ आज किया जा रहा है। जिला सिरमौर में हमको IIM एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है और उसके भवन के लिए भी लगभग 300 करोड़ से ज्यादा की राशि स्वीकृत। नाहन का मेडिकल कॉलेज है। रेणुका का डैम प्रोजेक्ट 7000 करोड़ रुपया जो वर्षों से अटका पड़ा था और दिल्ली को जो पानी पिलाया। साथ ही सांसदों को प्रत्येक वर्ष 5 करोड़ रुपए सांसद निधि के तौर पर दिए जाते हैं, जिसे हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम भी कहते हैं। इस सांसद निधि को वे अपने क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के 4 सांसदों में से इस ड्यूरेशन में सबसे ज्यादा सांसद निधि खर्च करने वाले भी सुरेश कश्यप हैं। तो ये तो हमने बात की सुरेश कुमार कश्यप की। अब हम बात करते हैं इनके अपोनेंट कांग्रेस के प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी की। विनोद सुल्तानपुरी 42 वर्ष के हैं और इनका जन्म हुआ था सोलन के सुल्तानपुर गांव में। इनके पिता स्वर्गीय श्री KD सुल्तानपुरी जी 1980 से 1998 तक लगातार 6 बार शिमला लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से सांसद भी रह चुके हैं। इनकी पत्नी है श्रीमती रंजना सुल्तानपुरी और उनका एक बेटा है, एक बेटी है। आज के समय में विनोद सुल्तानपुरी कसौली कंस्टिट्यूएंसी से MLA भी हैं। अगर हम इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 2006 में विनोद सुल्तानपुरी ने ILS लॉ कॉलेज पुणे से बैचलर ऑफ लॉ की थी। अगर हम इनके पॉलिटिकल करियर की बात करें तो 2006 से 2008 तक ये डिस्ट्रिक्ट सोलन के यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। उसके बाद 2009 से 11 तक यूथ कांग्रेस के नेशनल सेक्रेटरी रहे। 2012 के बाद HP कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी बने और भी कई अहम पदभार इन्होंने संभाले हैं। 2012 में इन्हें कसौली कॉन्स्टिट्यूएंसी से, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से कांग्रेस ने टिकट भी दिया, जहां पर इन्होंने BJP के डॉक्टर राजीव सेजल के विरुद्ध चुनाव लड़ा। लेकिन 2012 में भी 2017 में भी इन्हें हार का सामना करना पड़ा। फिर 2022 में इन्होंने फिर से डॉक्टर सेजल के विरुद्ध चुनाव लड़ा MLA का और इस बार इन्हें जीत हासिल हुई। अब 2024 में ये सांसद के तौर पर शिमला लोकसभा सीट से उतरे हैं। देखते हैं नतीजा क्या रहेगा। अब बात करते हैं हमारे कैंडिडेट की संपत्ति के बारे में। 2022-23 में इनकम टैक्स रिटर्न में इन्होंने टोटल इनकम 5,03,000 से ऊपर शो की थी और 2018-19 की अगर हम बात करें तो उस समय इन्होंने 3,72,000 रुपए की संपत्ति शो की थी। मूवेबल एसेट्स देखें तो इनके पास
65 लाख से ऊपर की संपत्ति है और इनके पत्नी के पास 17 लाख से ऊपर के मूवेबल एसेट्स हैं। मूवेबल एसेट्स जैसे कि बैंक में जमा राशि, ज्वेलरी, व्हीकल एक्सेट्रा का टोटल मिलाकर कितनी संपत्ति रहती है। इमूवेबल एसेट्स की बात करें जिसमें इनकी ज़मीन, इनहेरिट की हुई ज़मीन, किसी के साथ शेयर की हुई ज़मीन, तो उन सब की आज की करंट मार्केट वैल्यू 8 करोड़ से अधिक की है। लायबिलिटीज़ कितनी है, जैसे हाउस लोन हो गए, तो आज के समय में विनोद सुल्तानपुरी पर 73,87,000 से अधिक की लायबिलिटीज़ हैं। विनोद सुल्तानपुरी का कहना है कि ये भविष्य में अपने पिता की तरह अपने क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए इफेक्टिव स्टेप्स लेंगे, रिमोट और बैकवर्ड एरिया की डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, हिमाचल को विजिट करेंगे, अपने क्षेत्र को विजिट करेंगे और अपने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए संसद में आवाज़ भी उठाते रहेंगे। साथ ही विनोद सुल्तानपुरी अपने सोशल मीडिया पेजेस पर चुनाव का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अपने अपोनेंट पर वार कर रहे हैं। देखा जाए तो दोनों ही प्रत्याशी जोरों शोरों से प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। चुनावों में अधिक से अधिक वोट इन्हें लोगों का मिले, इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। एक और है सुरेश कुमार कश्यप, जो ऑलरेडी सांसद हैं शिमला लोकसभा सीट से। इनके पास एक अपर हैंड ये भी है कि 5 साल में इन्होंने जो काम किया है, अगर लोग इनके काम से इम्प्रेस है, अगर लोग इन पर भरोसा जिताते हैं तो इनके लिए फायदा हो सकता है। साथ ही इनके पास मोदी का फेस भी है। और दूसरी तरफ है हमारे विनोद सुल्तानपुरी जी, जो अभी हाल ही में 2022 में एमएलए बने हैं और लोगों ने इनका काम अभी इतना अगर देखा भी ना हो तो इनके पिताजी केडी सुल्तानपुरी जी, जो लगातार 6 बार सांसद रहे हैं इस सीट पर, उनका काम लोगों को कैसा लगा है, कितना पसंद आया है, वो भी इनके पास एक अपर हैंड हो सकता है। साथ ही हमें ये भी देखना है कि जितनी भी पार्टी सांसद के लिए अपने प्रत्याशियों को उतार रही है, मैनिफेस्टो में क्या बोल रही है, वो लोगों से क्या वादे कर रही है और कितने वादे आज तक पूरा कर चुकी है। हमें क्या करना है, हमें बेवकूफ़ नहीं बनना है, हमें कैंडिडेट्स को अच्छी तरह से जांचना है, परखना है, उनके काम को देखना है और तब जाकर जागरूक होकर अपने कैंडिडेट को वोट देना है, ताकि चुनावों के बाद हम सरकार को गालियां ना दें, क्योंकि हमने जो कैंडिडेट चुना है वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमारी सबकी आवाज़ों को उठा रहा है, क्योंकि चुनावों से पहले हम ही ने उसे वोट देकर सांसद में, पार्लियामेंट में हमारी आवाज़ उठाने के लिए भेजा था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से नेक्स्ट कैंडिडेट्स के बारे में बात करेंगे। अगर इन वीडियोस में कुछ एडिशन करनी है, कुछ डिलीशन करनी है, तो आप हमें बता सकते हैं। हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।